हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई और बिहार के अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज से एक नया सीरीज शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और ये काफी यूनिक वीडियो होने वाला है। ठीक है, यूनिक वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग भी अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और इसमें जो भी बताया जा रहा है उसका एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बिहार में यूरोपियों का आगमन, आप लोग को मालूम होगा कि भारत में जो यूरोपीय आए थे, ठीक है, यूरोपीय आए थे, वो कब आए थे? ये यूरोपियों का आगमन आपने भारत में देखा होगा। ठीक है, तो भारत में जो जो यूरोपीय आए थे उसको थोड़ा सा एक नजर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और ये कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा आप लोग को मालूम होगा। और ये वास्को डी गामा जो है कहाँ आए थे? वास्को डी गामा जो है वो आए थे कालीकट। ठीक है, कालीकट कहाँ है? ये कालीकट जो है वो केरल में है, केरल में है। और यहीं पे वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया था और ये पुर्तगाली थे। दूसरा जो यूरोपीय यहाँ पे आया था वो था अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज दूसरा आने वाले थे और ये 1600 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, दूसरा, हालांकि कहीं बहुत जगह आपने देखा होगा डच पहले आए थे, लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से संबंधित अगर देखा जाए तो अंग्रेज आए थे। क्योंकि क्रम भी पूछता है इसलिए क्रम भी हमें याद रखना है। तीसरा जो यूरोपीय था वो कौन था? वो था डच। ठीक है, तीसरा कौन था? डच था और ये 1602 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे। चौथा जो था वो था डेनिस था। ठीक है, डेनिस याद रखेंगे, डेनिस था चौथा। और ये कब आया था? ये आया था 1616 ईस्वी में भारत की यात्रा पर। पांचवा जो यूरोपीय आया था वो था फ्रांसीसी। कौन था? फ्रांसीसी, याद रखेंगे, फ्रांसीसी था और ये आया था 1664 ईस्वी में भारत की यात्रा पर। और छठा जो था वो स्वीडिश था। ठीक है, याद रखेंगे, स्वीडिश। और ये स्वीडिश कब आए थे? 1731 ईस्वी में भारत में प्रवेश किए थे। इस प्रकार से आपने अभी तक देख लिया कि भारत में यूरोपियों का आगमन कब कब हुआ है। ठीक है, तो लगभग कितने? 6 यूरोपीय थे और ये क्रम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 6 यूरोपीय थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। उसी प्रकार जिस तरह से आपने देखा कि भारत की यात्रा पर ये सभी यूरोपीय आए थे, सिमिलरली बिहार की यात्रा पर भी बिहार में भी यूरोपियों का आगमन हुआ। बिहार में भी यूरोपियों का आगमन हुआ। ठीक है, अब यह स्पष्ट होता है कि बिहार में यूरोपियों का आगमन का क्रम क्या है। सबसे पहले कौन बिहार में यूरोपीय आया? ठीक है, तो क्रम अगर पूछा जाए तो सबसे पहला जो क्रम है वो पुर्तगाली का है। यहां भी सबसे पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए। उसके बाद दूसरा आने वाला यूरोपीय था डच। बिहार में दूसरा आने वाला यूरोपीय डच था और सबके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि बिहार के बारे में ही जान रहे हैं हम लोग। उसके बाद तीसरा जो था वो फ्रांसीसी था। ठीक है, फ्रांसीसी था तीसरा यूरोपीय जो आया था। चौथा यूरोपीय जो बिहार में प्रवेश किया था वो था डेनिस। देखिए यहां बिल्कुल क्रम बदल जा रहा है। ठीक है, और पांचवा और अंत में सबसे आया था अंग्रेज। सबसे अंत में अंग्रेज आया था और सबसे लास्ट तक यही रहा था बिहार में। ठीक है, बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर क्रम पूछेगा तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिस और अंत में अंग्रेज आए। तो बिहार में आने का क्रम हो गया ये यूरोपियों का। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जब भी होगा किसी भी तरह का आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस तरह इसका एक शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बिहार में हम लोग देखें कि कौन आया। सबसे पहला आया था पुर्तगाली। पुर्तगाली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पुर्तगाली को अगर हम लोग बात करेंगे तो पुर्तगाली जो था सबसे पहले आप देखेंगे कि बंगाल के, ठीक है, बंगाल के हुगली में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, बंगाल के हुगली में। और ये हुगली से पटना नाव से आया करते थे। किससे आया करते थे? नाव से आया करते थे। ठीक है, और नाव से आया करके इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, व्यापारिक कंपनी थी वो स्थापित किया था। ठीक है, व्यापारिक कंपनी स्थापित किया। और आपको मालूम होगा कि जो भी पुर्तगाली आए हैं उनका प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना ही था। बाद में उनका उद्देश्य जो है यहाँ के प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप के कारण बढ़ गया है, लेकिन उनका प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना ही था। हालांकि कुछ विशेष अगर देखा जाए तो कुछ विशेष जो है वो यहाँ पे छाप नहीं छोड़ पाए पुर्तगाली।
और पुर्तगाली का जो मुख्य व्यापारी के जो व्यापार जो किए थे वो मुख्य रूप से अगर देखेंगे आप तो चीनी मिट्टी के बर्तन को यहाँ से वो ले जाया करते थे, और मसाले का व्यापार करते थे, मसाले भी यहाँ से वो ले जाया करते थे। सूती वस्त्र का भी व्यापार वो करते थे। और साथ साथ मुख्य रूप से देखेंगे तो उस समय बिहार सोडा का सबसे बड़ा केंद्र था, ठीक है, सोडा का। और ये एक विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है सोडा से, तो वो सोडा का व्यापार करने के लिए मुख्य रूप से आए थे। तो पुर्तगाली के बारे में कुछ खास नहीं है, इतना ही है, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कंपनी आया था, आप देखेंगे दूसरा कंपनी कौन आया था, दूसरा कंपनी आया था डच, ठीक है। और डच ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि बंगाल के बाद देखेंगे कि डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में होती है। कहाँ? बिहार में, बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना होती है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये डच फैक्ट्री जो देख रहे हैं आप वर्तमान में पटना कॉलेज, ठीक है, पटना कॉलेज जो देख रहे हैं, इसके जो उत्तर की ओर जो पटना कॉलेज के जो उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तरी दीवार जो देख रहे हैं, उत्तरी भाग जो है वही था डच फैक्ट्री। क्या था? डच फैक्ट्री, वही था डच फैक्ट्री। तो आप स्पष्ट समझ में आ गया कि 1632 ईस्वी में डचों ने बिहार के पटना में फैक्ट्री स्थापित की, जो वर्तमान में पटना कॉलेज के बगल का जो उत्तर का जो भाग है वही है। इनका अगर व्यापार की बात कर ले तो यह भी व्यापार मुख्य रूप से सोरा का ही करने आए थे, ठीक है, सोरा का व्यापार इनको घसीट कर लाया था, यहाँ खींच कर लाया था। अफीम का व्यापार, ठीक है, अफीम का व्यापार, चीनी मिट्टी का व्यापार, और साथ साथ देखेंगे तो सूती वस्त्र का ये एक प्रमुख केंद्र था पटना उस समय, तो सूती वस्त्र का व्यापार यहाँ से वो करके ले जाया करते थे, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से उनका व्यापार था। और मुख्य कब आए थे? 1632 में। 1662 एक और महत्वपूर्ण है, 1662 में, ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, क्योंकि उस समय संयुक्त प्रांत था, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, ये संयुक्त प्रांत था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को सम्मिलित रूप से वो व्यापार करने के लिए क्या हुआ कि उस समय डच कंपनी का जो प्रधान कौन थे? डच कंपनी का प्रधान वो थे नथियास वैगडेन, ठीक है, कौन थे? नथियास, याद रखेंगे, नथियास वैगडेन जो जिनको प्रभारी बनाया गया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में व्यापार करने के लिए। वैगडेन का पूरा नाम है बारूक, मुगल वैगडेन बारूक, ठीक है। और ये वैगडेन बारूक ने क्या किया कि मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त कर लिया, ठीक है, फरमान प्राप्त कर लिया। और इस समय मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब थे, ठीक है, औरंगजेब थे। तो औरंगजेब से इन्होंने फरमान प्राप्त कर लिया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपने अच्छी तरह से समझ गया पुर्तगाली के बारे में, और किसके बारे में? पुर्तगालियों के बारे में और डचों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, किस तरह यहाँ उन्होंने किस तरह से अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। तीसरा जो डच आप देखेंगे, तीसरा जो यूरोपीय कंपनी थी वो थी यहाँ आने वाले कौन? फ्रांसीसी, ठीक है, तीसरी यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी थी। तो फ्रांसीसियों के बारे में जानते हैं। फ्रांसीसियों ने 1734 में पटना में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और पटना का जो अभी देखेंगे माल गोदाम, ठीक है, माल गोदाम देख रहे हैं, पटना का माल गोदाम जगह, यहां पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है। और इनका भी जो व्यापार मुख्य उद्देश्य था, और व्यापार का मुख्य जो इनका व्यापार था वो था सोरा, ठीक है। और सोरा आपको मालूम है कि इस समय काफी महत्वपूर्ण था, बिहार में इसका उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता था और इससे विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते थे। आप देखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख जो थे, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी के जो बंगाल के प्रमुख थे, फ्रांसीसी कंपनी के बंगाल के जो प्रमुख थे, उन्होंने 2 मई को, ठीक है, 2 मई 1757 को भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर, और आप देखेंगे 3 जून 1757 को पटना पहुंचे, ठीक है, पटना पहुंचे। और आप देखेंगे कि ये इनके प्रमुख थे उस समय। तो आप देख रहे हैं कि फ्रांसीसी कंपनी ऑलरेडी 1734 में स्थापित हुआ था, लेकिन जो बंगाल के प्रमुख थे फ्रांसीसी कंपनी के, उन्होंने चाहा कि बंगाल, बिहार में भी कुछ इसका विस्तार किया जाए, तो वो भागलपुर होते हुए पटना पहुंचे और यहाँ उन्होंने अपने फ्रांसीसी कंपनी को काफी विस्तारित किया था, ठीक है। तो
ये कब की घटना है? ये घटना है 2 मई 1757 और 3 जून 1757 की। मुख्य रूप से आप देखेंगे डेनिश कंपनी, जो चौथी कंपनी थी वो थी डेनिश कंपनी। और ये डेनिश कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना बिहार में कब होती है? बिहार में फैक्ट्री की स्थापना होती है 1774-75 में। और कहाँ होती है? ये पटना में ही होती है, क्योंकि पटना ही उस समय बहुत बड़ा शहर था और कई सारे लोगों ने उस समय पटना के बारे में बहुत कुछ कहा था, ठीक है। लेकिन इनकी जो कंपनी थी वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, डेनिशों की कंपनी, और बाद में अंग्रेजों ने इसे हथिया लिया, ठीक है। अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत आ गई है, अंग्रेजों ने इसे हथिया लिया, ठीक है। और मुख्य रूप से ज्यादा दिन तक काबिज रह पाए वो थे पांचवी और अंतिम कंपनी, जो सबसे लास्ट में आया था वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थे ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो अंग्रेजों की कंपनी थी, ठीक है, अंग्रेजी कंपनी थी। और यही सबसे अधिक दिन शासन कर पाई थी। और आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में ईस्वी में हुआ था। और उसी समय ये बिहार जो है वो आया था कब? 1664 में, ठीक है, 1664 में। इस समय जॉब चॉर्नॉक, ठीक है, जॉब चॉर्नॉक, याद रखेंगे, जॉब चॉर्नॉक जो थे वो पटना में के जो फैक्ट्री स्थापित हुआ, पटना में जो फैक्ट्री इनकी बनी उसके प्रमुख थे। कब? 1664 में। अब देखेंगे कि 1680 से लेकर के 1681 तक, ये 80-81 तक, 64 में प्रमुख बना। और 1680-81 तक ये पटना के जॉब चॉर्नॉक जो थे वो प्रमुख के पद पर रहे। बिहार में वो अंग्रेजों के फैक्ट्री के प्रमुख के रूप में 1681 तक रहे, ठीक है। आप देखेंगे पटना का गुलजार बाग है, वो इलाका जो था वो 1691 में गुलजार बाग में गोदाम की स्थापना किया गया, अस्थायी गोदाम, ठीक है, याद रखेंगे, गोदाम की स्थापना हुआ। इसके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा एक अस्थायी गोदाम की स्थापना किया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि बंगाल में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है वहां के जो लोकल गवर्नमेंट थे उसके द्वारा। और वो युद्ध होती है प्लासी की युद्ध, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध के बारे में भी जानेंगे। प्लासी का युद्ध कई बार डेट भी पूछ देता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून, ठीक है, 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और उसके जस्ट बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर कहाँ है? बिहार में है। और ये बक्सर का युद्ध हुआ था, इसका भी डेट पूछ देता है, तो 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद जो है वो अंग्रेजों को, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत की दीवानी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, दीवानी प्राप्त हो जाती है। और ये दीवानी किसके माध्यम से प्राप्त होती है? तो आप देख रहे हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 के। इसके जस्ट बाद एक संधि होती है अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच। और ये संधि कब होती है? आपको मालूम होगा, ये संधि होती है 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त 1765 में यह संधि होती है, ठीक है। और इसी संधि के द्वारा इस संयुक्त प्रांत का बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी मिल जाती है अंग्रेजों को। और अंग्रेज कहा ऐसा जाता है कि इसी बक्सर के युद्ध के बाद संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों की दावेदारी हो जाती है और अंग्रेज जो है संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। क्योंकि मुगल बादशाह इसमें हार गए थे। और इस समय मुगल बादशाह कौन थे? आपको मालूम होगा, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और जब संधि, ये जो संधि हुआ था, जिस समय ये बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के समय यहाँ संधि किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुआ था। और इस संधि के बाद जो है संपूर्ण भारत पर इनकी नीतियां लागू हो जाती है। और इसी के बाद आप देखेंगे कि इसी के बाद अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेजों का जो शक्ति है वो अंग्रेज ही एकमात्र शक्ति बचते हैं पूरे भारत में, ठीक है। आप देखेंगे बाद में फ्रांसीसी भी लगभग समाप्त हो जाते हैं, तो अंग्रेज ही एकमात्र शक्ति बचते हैं। और यही शक्ति जो है वो प्रशासनिक गतिविधियों पर भी संचालित होने लगती है। और यहीं से प्रारंभ होता है शोषण, ठीक है, शोषण की
मतलब भारत में, बिहार से पूरे भारत में शोषण का प्रक्रिया, भारत में को लूटने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है और इसी शोषण का नतीजा होता है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन से हर वर्ष बीपीएससी और बिहार के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे। 1 से 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से रहते हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। मुख्य रूप से देखेंगे कि जनजातीय आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ है। तो बिहार में देखेंगे कि जनजातीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के लास्ट में शुरू हो जाता है और 19वीं शताब्दी में ये अपने चरम स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, चरम स्थिति में पहुंच जाता है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि ये जनजातीय आंदोलन हुए क्यों? ठीक है, क्या कारण था इस जनजातीय आंदोलन का? ठीक है, क्यों लोग आंदोलन करने लगे? ठीक है, आंदोलन क्यों करने लगे? तो मुख्य रूप से देखेंगे कि बिहार जो संयुक्त बिहार था, ठीक है, संयुक्त बिहार, आप लोग को मालूम है कि बिहार का बंटवारा जो 2000 ईस्वी में हुआ था, इससे पहले बिहार में झारखंड भी शामिल था। ठीक है, झारखंड भी शामिल था। तो इस झारखंड को अगर मिला दिया जाए तो आप देखेंगे कि झारखंड और अभी जो वर्तमान बिहार है इसको मिला करके पूरा बिहार होता था और ये बिहार का जो एरिया था वो क्या था? जनजातीय बहुल एरिया माना जाता। ठीक है, जनजातीय बहुल एरिया था। ठीक है, जनजातीय बहुल एरिया है तो डेफिनेट रूप से इसमें इस बहुल एरिया में, जनजातीय बहुल एरिया में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां उत्पन्न हुई होगी जिसके कारण जो है ये आंदोलन करने पर लोग उतारू हो गए। तो क्या कारण थे? ठीक है, क्या कारण थे? तो आप लोग को मालूम होगा कि कल हम लोगों ने देखा था कि 1764 के बक्सर युद्ध के बाद, ठीक है, बक्सर युद्ध के बाद जब 1765 में आपको इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है, तो इलाहाबाद की संधि के बाद संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण बिहार, ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर आधिपत्य हो जाता है। किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेज का आधिपत्य हो जाता है। तो अब अंग्रेज यहाँ शासन करने लगे थे। कौन शासन करने लगे थे? बागडोर किसके हाथ में चली गई थी? शासन का बागडोर अब आ गया किसमें? अंग्रेजों में। ठीक है, बागडोर जो है वो अंग्रेजों की ओर शिफ्ट हो गया। लेकिन अंग्रेजों की ओर तो ये शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी जो जनजातीय बहुल एरिया था, ठीक है, जनजातीय बहुल एरिया था, वहां जो था वो जनजातीय कानून लागू होते थे। ठीक है, जनजातीय कानून लागू होते थे। तो डेफिनेट रूप से जब यह जनजातीय कानून ब्रेक होगा, जनजातीय कानून में अगर किसी तरह की कोई कठिनाई होगी तो क्या होगा? आंदोलन होगा। तो वही हुआ, आंदोलन का मुख्य कारण जो है वही बन गया। आंदोलन का कारण क्या बन गया कि जब जनजातीय बहुल एरिया में, ठीक है, जनजातीय बहुल एरिया में इनके कानून को तोड़ा गया, बहुल एरिया में जो है वो इनके कानून को तोड़ा गया। जब इनके कानून को तोड़ा जाएगा, ठीक है, इनके कानून, इनके नियम को, कानून को जब तोड़ा गया तभी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, नियम और कानून को ब्रेक किया गया तभी आंदोलन शुरू हुआ। तो ये कौन कौन से कानून थे? तो देखिए एक्चुअली क्या था कि ये जनजाति जो थे वो उनका जो था वो समझते थे कि जंगल पर जो है, ठीक है, जंगल पर इनका आधिपत्य है। ठीक है, जंगल पर इनका आधिपत्य है। तो जंगल पर आधिपत्य होगा तो जंगल का जो भी वस्तुएं आएंगी जंगल से निकलकर उनका उपभोग करेंगे। अब इसी उपभोग पर ये ब्रेक लगा दिया और जंगलों की सफाई शुरू हो गई। ठीक है, जंगलों की सफाई शुरू हो गई, जिसके कारण क्या हो गया? ये इन्वाइट हो गए, ये नाराज हो गए। अब नाराज हो जाएंगे तो भाई नाराजगी हद से ज्यादा बढ़ेगी तो झंझट होगा, झगड़ा होगा, आंदोलन होगा। पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात है कि जंगल ही इनके आर्थिक गतिविधियों को संचालित होता था। गतिविधि जो है वो सभी इसी जंगल से ही संचालित होता था। तो जंगल इनके आर्थिक गतिविधियों का मूल था। तो डेफिनेट रूप से जैसे ही जंगल सफाई होगा तो इनकी आर्थिक गतिविधि जो थे, आर्थिक हानि होगी इनको। जब आर्थिक हानि होगी तो क्या होगा? इनकी स्थिति खराब हो जाएगी, चरमरा जाएगी। जब स्थिति खराब हो जाएगी तो ये विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे तो क्या होगा? आंदोलन होगा। ठीक है, आंदोलन होगा। इस तरह से अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, काफी महत्वपूर्ण ये सेशन हो रहा है। आप लोग इस तरह से अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। और इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि आप हमारे
जो कोर्सेस हैं उसमें भी इनरोल्ड हो सकते हैं। खासकर आप बीपीएससी के लिए, बीएसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ यहाँ हो गया कि जंगलों का जो कानून था, जंगलों का सफाया जो है वो मुख्य रूप से होने लगा। तो आर्थिक हानि मतलब राजस्व की हानि होने लगी। राजस्व की हानि जैसे ही हो गई वैसे ही क्या हो गया, लोग कंडीशन खराब हुआ, विरोध किए, आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखा। दूसरी कारण हो गई कि इन जो कृषि कार्य था, कृषि कार्य पर भी अंग्रेज जो है अपना मनमानी करने लगे। ठीक है, मनमानी करने लगे। जब अंग्रेज मनमानी करेंगे तो डेफिनेट रूप से इनको अंग्रेजों के लाभ के लिए खेती कार्य शुरू होगा। ठीक है, अंग्रेजों के किसके लाभ के लिए? अंग्रेजों के लाभ के लिए कृषि कार्य शुरू होगा। जब अंग्रेजों के लाभ के लिए कृषि कार्य शुरू होगा तो यहाँ क्या होगा, जो किसान होंगे, जो जनजातीय किसान होंगे, उनको क्षति पहुंचेगी। जब जनजातीय किसानों को क्षति पहुंचेगी तो डेफिनेट रूप से ये आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कई सारे कारण हो गए। दूसरा एक और कारण था प्रशासनिक कारण। ठीक है, प्रशासनिक कारण यह था कि अंग्रेज जो है वो इन जनजातियों के जो मूल प्रशासनिक व्यवस्था था, जनजातीय व्यवस्था, उस पर भी प्रहार करने लगे। ठीक है, मतलब इन पर प्रहार करने लगे, मतलब इनके प्रशासनिक गतिविधियों पर भी चोट पहुंचाने लगे। तो इसके कारण भी क्या हुआ, यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस प्रकार से आपने देखा। इसके अलावा जो था यहाँ मुख्य रूप से देखेंगे कि नमक, ठीक है, नमक, अफीम, सोरा बिहार में बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, तो ये सभी अफीम, सोरा तो मुख्य रूप से यहाँ का उत्पाद था। तो इन पर जो अभी तक जनजातीय का अधिकार होता था, किसका अधिकार होता था दोस्तों? इन जनजातियों का अधिकार होता था। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इन जनजातियों से ये अंग्रेज जो है अपने लाभ के लिए कार्य करवाने लगे और लाभ के लिए इन पदार्थों का व्यापार करने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ भी उनका विनाश होने लगा। तो इसी कारण क्या हो गया, आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। तो कई सारे आंदोलन हुए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे आंदोलन हुआ, कई सारे आंदोलन हुआ। तो हम लोग सभी आंदोलन को बारी बारी से पढ़ेंगे। तब आंदोलन, जो भी जनजातीय आंदोलन है, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कौन कौन से आंदोलन है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तमार विद्रोह। ठीक है, तमार विद्रोह। तमार विद्रोह कब हुआ? तमार विद्रोह की बात कर लेंगे तो यह विद्रोह जो है किसके द्वारा हुआ? यह विद्रोह हुआ उरांव, ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा। ठीक है, उरांव जनजाति, इसमें जनजाति कौन शामिल थे? उरांव जनजातियों का यह विद्रोह था। और यह जो था वो मुख्य रूप से आप देखेंगे उरांव जनजातियों का विद्रोह था। और ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और ये क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है ये वर्तमान में। तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ये राजा एवं जमींदारों के विरुद्ध था। वहां के जो राजा था और जमींदार जो था, जमींदारों के विरुद्ध था। मुख्य रूप से ये राजा और जमींदारों के विरुद्ध लड़ाई हुआ था। और ये विद्रोह जो था वो आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार जिन्हें, ये क्या था, ये राजा और जमींदार को कौन संरक्षण प्रदान कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनको सपोर्ट कर रहा था। इसी कारण क्या था कि इनका विद्रोह हुआ। और ये जो विद्रोह हुआ मुख्य रूप से देखेंगे तमार विद्रोह, ये 1789 से लेकर के 1794 ईस्वी के बीच का ये विद्रोह हुआ। ठीक है, 1789 से 1794 के आसपास का यह विद्रोह था। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला आपने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है दूसरा आंदोलन जो है वो है हो विद्रोह। ठीक है, दूसरा जो है वो है हो विद्रोह। अब ये हो विद्रोह का क्या कारण था? कारण तो सबका एक ही था। हो विद्रोह का जो था वो नेतृत्व किसने किया था? हो विद्रोह का नेतृत्व जो था वो जगन्नाथ सिंह ने किया था। ठीक है, नेतृत्व किसने दिया था? नेतृत्व दिया था जगन्नाथ सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ सिंह। और इसका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? इनका क्षेत्र था सिंहभूम का क्षेत्र। और ये सिंहभूम जो है आप वर्तमान में झारखंड में ही है। कहाँ है ये? झारखंड के क्षेत्र में ही है सिंहभूम। ठीक है, तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था।
और इसमें जो था वो मुख्य कारण जो था इसका कारण कि यहाँ जो किसान जो थे उनके कर में काफी बढ़ोतरी कर दिया गया था। ठीक है, कर में बढ़ोतरी कर दिया था, जिसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और देखेंगे कि भूमि एवं उपज किसके कर में, तो ये उपज भूमि एवं उनके उपज के कर में बढ़ोतरी के कारण ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन का जो काल था वो देखेंगे कि आप 19वीं शताब्दी का काल था, 1821 से लेकर के 1822 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था, जिसको हम लोग हो विद्रोह करते हैं, हो विद्रोह कहते हैं। ठीक है, और इसका आप देख लिए हैं कौन संचालित किया था, जगन्नाथ सिंह ने। ठीक है, जगन्नाथ सिंह ने सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। और कर में बढ़ोतरी, भूमि एवं उसके उपज में कर में बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण था। 1821 से 22 के ईस्वी के बीच विरोध प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा आंदोलन जो था वो मुख्य रूप से आप देखेंगे वो था कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह विद्रोह का जो क्षेत्र था, इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर, पलामू, छोटा नागपुर, पलामू, ठीक है, और मानभूम, ये सभी क्षेत्र है, झारखंड में ही है, इस क्षेत्र में हुआ था। और इस कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करता था, जिन्होंने नेतृत्व दिया, वो कौन था, वो बुद्धो भगत और सिंगराय और सूर्य मुंडा था। ठीक है, इसके जो थे बुद्धो भगत, ठीक है, उसके बाद नेतृत्वकर्ता में और कौन थे, सिंगराय। ठीक है, सिंगराय कभी कभी मिलाने वाले में पूछ देता है। और साथ साथ और कौन थे, वो थे सूर्य मुंडा। ठीक है, सूर्य मुंडा, ये इन विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। और ये विद्रोह जो है आप देखेंगे कि छोटा नागपुर जो वर्तमान क्षेत्र है, छोटा नागपुर सिंहभूम का एरिया है, यहीं पे ये विद्रोह हुआ था। और यह भी विद्रोह जो था वो मुख्य कारण जो आप ऊपर देख रहे हैं वही कारण इस विद्रोह का था। ठीक है, चौथा जो है वो है भूमिज विद्रोह। ठीक है, क्या है ये, भूमिज विद्रोह। चौथा जो है वो भूमिज विद्रोह है। और ये विद्रोह भी था किसके, कंपनी के खिलाफ था। ये कंपनी के खिलाफ विद्रोह था। कंपनी इसमें डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थी और इनके जनजातीय गतिविधियों को डिस्टर्ब कर रही थी। इसके कारण मतलब ये कंपनी के अगेंस्ट विद्रोह हुआ। ठीक है, और इसका नेतृत्व करता जो था वो गंगा नारायण था। ठीक है, नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया गंगा नारायण। ठीक है, तो यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका नेतृत्व किसने किया था, गंगा नारायण ने किया था। हम लोग इस वीडियो में संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे उसको, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे बिहार सिविल कोर्ट बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ लाइव क्लासेस चल रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। पांचवा है मेरा खरवार विद्रोह। ठीक है, खरवार विद्रोह के बारे में जानते हैं। तो खरवार विद्रोह अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था, इसका नेतृत्व किया था खरवार भागीरथ माझी। कौन किया था, भागीरथ माझी साहब ने, भागीरथ माझी ने इसका नेतृत्व किया था। और मुख्य कारण जो था वो क्या था कि इनके जो पारंपरिक मूल्य थे, पारंपरिक मूल्यों को हानि पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, हानि पहुंचाने का काम किया था कौन, अंग्रेज। और यही कारण था कि पारंपरिक मूल्यों के लिए ये आंदोलन हुआ, खरवार आंदोलन। ठीक है, और इस विद्रोह का जो क्षेत्र था जहां ये विद्रोह हुआ, खरवार विद्रोह, ये था क्षेत्र संथाल परगना का क्षेत्र। ठीक है, संथाल परगना का क्षेत्र, और यह भी वर्तमान में कहाँ है, झारखंड में ही है। ठीक है, खरवार विद्रोह अच्छी तरह समझ गए। अब संथाल मुंडा के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरा पांचवा हम लोग देख लिए हैं, छठा है मेरा। ठीक है, छठा जो है वो आप देखेंगे कौन सा विद्रोह है, ये छठा विद्रोह है ताना भगत। ठीक है, ताना भगत विद्रोह।
ताना भगत विद्रोह। और ताना भगत विद्रोह या ताना भगत आंदोलन इसको भी कह सकते हैं। आंदोलन तो स्पष्ट ही है कि इसका जो काल था, समय जो था, वो कब था? 1913-14 में यह आंदोलन हुआ था। 1913-14 में यह आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन में जो जनजाति भाग लिए थे, ठीक है, जनजाति भाग लिए थे, ये मुख्य रूप से देखेंगे उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति, इसके अलावा मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, सब इसमें शामिल थे, ठीक है। मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, ये सभी जनजाति इसमें शामिल था, ठीक है। और इसका जो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसका जो नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था इसका एकदम ताना भगत आप नहीं मान लेंगे, इसका नेतृत्व ताना भगत नहीं किया था, जतरा भगत किया था, ठीक है। कौन किया था? जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था। और इनकी कई सारे मांगे थी, ठीक है, इनकी कई सारी मांगे थी, जिसमें हम लोग मांगे को देख लेते हैं कौन कौन से मांगे थी इस ताना भगत विद्रोह का। तो लगान जो इनको दिया जाता था, लगान जो अंग्रेजों को ये देते थे, लगान नहीं देंगे, ठीक है, न देना इनका मांग था, ठीक है। और क्योंकि ये मानते थे कि भाई भूमि क्या है? ईश्वर है, हमारा भगवान है, और हम उसकी सेवा करते हैं, और इस सेवा के बदले हमें लगान देना पड़ता है, तो ये लगान हम नहीं देंगे, ठीक है, लगान नहीं देना। मनुष्य, अब देखिए समानता, ये चाहते थे कि भाई अंग्रेज जो है हमारे साथ समानता का व्यवहार करे, ठीक है। और नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय स्वशासन जो था, ठीक है, स्वशासन पर अपना अधिकार मांग रहे थे, ये अपना अधिकार मांग रहे थे। अभी तक स्थानीय स्वशासन पर भी अंग्रेज अधिकार कर लिए हुए थे, तो स्थानीय स्वशासन पर ये अपना अधिकार मांग रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छठा हम लोगों ने देख लिया। सातवां जो आंदोलन था, महत्वपूर्ण आंदोलन है सातवां आंदोलन, और ये है नोनिया आंदोलन, ठीक है, नोनिया आंदोलन। और इस नोनिया आंदोलन की बात करें तो नोनिया आंदोलन जो है मुख्य रूप से देखेंगे कि वर्तमान बिहार में, ठीक है, वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र है, जिसमें हम लोग देखते हैं पूर्णिया, ठीक है, वर्तमान बिहार के पूर्णिया, तिरहुत, ठीक है, तिरहुत, सारण, वर्तमान बिहार के पूर्णिया, सारण, तिरहुत, हाजीपुर, वैशाली, ठीक है, वैशाली इत्यादि के क्षेत्र में ये हुआ था नोनिया आंदोलन, ठीक है। और इस नोनिया आंदोलन का जो काल था वो देखेंगे पूरे 100 वर्षों तक चला। 1700 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच ये काल चला। ये मुख्य रूप से देखेंगे कि इतने विद्रोह जो था वो चला। और ये आंदोलन जो था, मुख्य कारण था कि इनका जो उत्पादन था, ठीक है, उत्पादन जो इनका होता था, इनका जो उत्पादन होता था खेती से, ठीक है, भूमि से जो उत्पादन होता था, खेती या भूमि से जो उत्पादन होता था, उसका उचित मूल्य इनको नहीं मिलता था, ठीक है, उचित मूल्य नहीं मिलता था। जब उचित मूल्य नहीं मिलता था तो इनको जो है वो कृषि कार्य हानिप्रद हो गया, कृषि कार्य हानिप्रद हो गया। लोग कर्ज तले दबने लगे, ठीक है, कर्ज तले दबने लगे। जब कर्ज तले दबने लगेंगे तो डेफिनेट रूप से एक न एक दिन ये विद्रोह का रूप धारण करेगा, आंदोलन का रूप धारण करेगा। और यही कारण था कि ये आंदोलन लंबे समय तक खिंचा, लगभग 100 वर्षों तक चला, क्योंकि इनकी मूल मांग थी, और इसी मूल मांग के कारण इनका लंबे समय तक चला। और इनका जो और कारण था कि ये मुख्य रूप से जो कृषि कार्य करते थे, इसके अलावा सोरा का जो व्यापार होता था, सोरा के व्यापार पर इन नोनिया लोगों का अधिपत्य था, ठीक है, नोनिया लोगों का एकाधिकार था, ठीक है, एकाधिकार था। लेकिन अंग्रेज भी इसको अपने चंगुल में ले लिए थे, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ भी मुख्य रूप से आंदोलन छिड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने देख लिया क्या, 7वां पॉइंट देख लिया है। अब 8वां पॉइंट में हम लोग चलते हैं। 8वां पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, और ये है बहावी आंदोलन, ठीक है, बहावी आंदोलन। मुख्य रूप से ये बहावी आंदोलन जो था वो आप देखेंगे कि ये एक सामाजिक न्याय के लिए, ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए चलाया गया आंदोलन था। और ये जनजातीय आंदोलन एक तरह से देखेंगे तो जनजातीय आंदोलन नहीं था, ठीक है, आंदोलन नहीं था। ये बहाव लोगों के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था एक सामाजिक पुनर्गठन के लिए, सामाजिक न्याय और सामाजिक पुनर्जागरण
सामाजिक पुनर्जागरण के लिए ये चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, वहाबी आंदोलन। और मुख्य रूप से देखेंगे कि इसका जो था नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? सैयद, ठीक है, अहमद बरेलवी ने किया था। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया था। और बिहार के नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो बिहार में इसके नेता थे लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली इसके बिहार के नेता थे। कौन थे? लियाकत अली इसके बिहार के नेता थे। और पटना इसका मुख्य केंद्र था। 1830-32 के आसपास में पटना जो था इसका मुख्य केंद्र था। ठीक है, इसके अलावा लियाकत अली के अलावा आप देखेंगे कि पटना में अगर बात करेंगे तो 1830 में ये आंदोलन पटना में चल रहा था। और मोहम्मद हुसैन, ठीक है, फरहाद हुसैन, इनायत अली, ये सभी इस संगठन से जुड़े हुए थे। ठीक है, कौन कौन जुड़े हुए थे? तो इस संगठन से बिहार के जो नेता थे, बिहार के नेता जो थे वो कौन थे? मोहम्मद हुसैन, ठीक है, मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, ठीक है, फरहत हुसैन। उसके बाद आप देखेंगे इनायत अली, ठीक है, इनायत अली, ये सभी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं और ये है लोटा विद्रोह। मुख्य रूप से देखेंगे तो लोटा विद्रोह हम लोग देखेंगे 9वां है। और लोटा विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये लोटा विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस समय? जब हम लोग 1857 की क्रांति को देखेंगे बिहार में। ठीक है, तो उस समय हम लोग लोटा विद्रोह पढ़ेंगे कि बिहार के एक जेल में ऐसा विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 10वां पॉइंट का। और ये 10वां पॉइंट है चेरो विद्रोह। ठीक है, चेरो विद्रोह। ठीक है, चेरो विद्रोह में देखेंगे कि मुख्य रूप से आप देखेंगे कि किसान और राजा के बीच, ठीक है, किसान एवं राजा के बीच का ये आंदोलन था। ठीक है, और इसलिए कि इसमें क्या था कि राजा जो था वो अंग्रेजों के प्रभाव में आके किसानों के जो हक थे उसको मतलब किसानों के हक को मतलब मारते थे और साथ साथ कर में बढ़ोतरी कर देते थे। कर में बढ़ोतरी हो जाता था। कर में बढ़ोतरी होने से क्या होता था कि किसान जो है जो कृषि कार्य करते थे वही भूखे मरते थे। ठीक है, वही भूखे मरते थे और बाकी लोग मस्त रहते थे। ठीक है, ये आंदोलन जो है 1800 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1800 ईस्वी के आसपास में इसकी शुरुआत हुई थी, राजा के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, यह भी बिहार में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां आंदोलन जो है हमारा और महत्वपूर्ण है शरदारी आंदोलन। ठीक है, शरदारी आंदोलन। ठीक है, शरदारी आंदोलन की बात करेंगे तो 1800, ठीक है, 1859 मतलब 1859 से लेकर के 1881 ईस्वी के बीच ये आंदोलन चला था। और मुख्य रूप से इसका जो था भूमि में जो भूमि पर जो जमींदार का हक हो गया था। ठीक है, जमींदार जो अपना हक जमाते थे और कर में बढ़ोतरी कर देते थे। ठीक है, बढ़ोतरी कर देते थे, जिससे कारण क्या था, किसान काफी उनकी नुकसान हो जाती थी, भूखे मर जाते थे। और साथ साथ अगर कर ये नहीं देते थे, ठीक है, अगर कर नहीं देते थे तो भूमि जो था वो जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, किसान नाराज हो गए। और ये आपको देखेंगे कि सरदारी आंदोलन के रूप में हुआ। दोस्तों, आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह की। किसकी? संथाल विद्रोह की। ठीक है, तो संथाल विद्रोह मुख्य रूप से आप देखेंगे, संथाल विद्रोह तो ये अन्य विद्रोह से बिल्कुल अलग था। और इसका काल जब देखेंगे, इसका काल कब का है? इसका काल है 1855-56। और आप देखेंगे कि यही 1857 में आप देखेंगे कि सिपाही विद्रोह हुए हैं। सिपाही विद्रोह, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कई बार प्रश्न पूछे हैं कि वैसा कौन सा ये मतलब जनजातीय विद्रोह हैं जो 1857 के क्रांति के आसपास हुए हैं या उस समय हुए हैं।
तो यही संथाल विद्रोह है। ठीक है, तो आपने देख लिया काल कब से कब से है, 1855 से 56 तक। अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र जो है आप देखेंगे कि भागलपुर जो वर्तमान बिहार है, ठीक है, वर्तमान बिहार में भागलपुर से लेकर के राजमहल तक, ठीक है, राजमहल तक का जो क्षेत्र है वही था। ठीक है, यहीं पे ये विद्रोह हुआ था और इस क्षेत्र को, भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को उस समय दमन एक कोह का क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दमन एक कोह का क्षेत्र कहा जाता था। यह भी याद रखेंगे, यह भी पूछा है। दमन एक कोह का मतलब क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो आखिरकार संथालों ने विद्रोह क्यों किया? ठीक है, कुछ कारण जरूर रहे होंगे। क्यों विद्रोह करेगा भाई, कोई पागल तो नहीं है। तो कारण क्या थे विद्रोह का? तो सबसे पहला जो कारण था वो था कि भू स्वामित्व की नई पद्धति वहां लागू कर दी गई। ठीक है, भू स्वामित्व की नई पद्धति लागू कर दी। नई पद्धति लागू कर दी गई किसके द्वारा? ये लागू किया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो डेफिनेट रूप से जो वहां अंग्रेज थे वो जमींदारों को के प्रभाव में, मतलब जमींदार को ये अपने पक्ष में करके वहां पे क्या किए? जमींदारी प्रथा को लागू कर दिया। अर्थात क्या कह सकते हैं कि जमींदारी प्रथा को यहाँ लागू किया गया। क्या किया गया? जमींदारी प्रथा को लागू किया गया। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा को जैसे ही लागू किया गया तो संथालों का जो अपना वहां जो व्यवस्था था उस व्यवस्था पर चोट हो गया। ये दूसरा जो कारण था वो था कि संथालों के व्यक्तिगत रूप से लगान अदायगी के लिए उत्तरदायी बनाया गया। ठीक है, संथाल जो थे वहां, संथालों को व्यक्तिगत रूप से कर देने के लिए या फिर लगान या कर देने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। ठीक है, बाध्य किया गया। तो डेफिनेट रूप से रोष आएगा, क्योंकि यही खेती का कार्य करते थे और इन्हीं को कर के रूप में अदायगी करना पड़ता था। और कर वसूली में भी और कारण देखेंगे तो कर वसूली में बाहरी लोगों को नियुक्ति किया गया। कर वसूली के लिए बाहरी लोगों को नियुक्ति किया गया और बाहरी लोग जो थे वो जमींदार के लोग थे। बाहरी लोगों को नियुक्त किया गया और इन्हीं बाहरी लोगों को यहाँ संथाल क्या कहते थे? दिक्कू कहते थे। ठीक है, दिक्कू कहा जाता था। ये बाहरी लोगों को संथाल क्या कहते थे? दिक्कू कहते थे। और इन्हीं दिक्कू लोगों को के द्वारा ये क्या किया जाता था? वसूला जाता था, कर वसूला जाता था। तीसरा के साथ साथ चौथा जो महत्वपूर्ण कारण बन गया कि भागलपुर से, ठीक है, भागलपुर से वर्धमान तक, वर्धमान जानते हैं वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वर्धमान तक रेल लाइन बनाया जा रहा था। ठीक है, रेल लाइन बनाया जा रहा था और इस रेल लाइन बनाने के लिए क्या हुआ कि भारी संख्या में लोगों का विस्थापन हो गया। भारी संख्या में संथालों का विस्थापन हो गया, मतलब वहां से संथालों को हटाया जाने लगा, संथालों का विस्थापन हुआ। लेकिन सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। विस्थापन तो हो गया लेकिन सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। ठीक है, जब व्यवस्था नहीं की तो डेफिनेट रूप से इनमें असंतोष हो जाएगा कि भाई अब इनका घर से बेघर कर दिया गया। तो क्या हुआ कि अब इस घटना के बाद, ठीक है, इस घटना के बाद 30 जून, ठीक है, 30 जून 1855 को 400 गांव के संथाल मिल गए। 400 गांव के संथाल मिलकर, ठीक है, 400 गांव के संथाल जो है आपस में मिले और ये एक जगह था जिसको हम लोग कहते हैं भगनाडीह। ठीक है, भगनाडीह में सब लोग मिले और यहाँ पे ये 400 गांवों के संथाल लगभग 6000 लोग थे। 6000 लोग जो थे वो कहाँ मिले? भगनाडीह में। और यहाँ पे मीटिंग किया इन्होंने। ठीक है, और मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद जो है वो इकट्ठा हुए। यहाँ पे इकट्ठा हुए और ये अपने हक को मांगने के लिए, ठीक है, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आए। अब निर्णय लिया इन्होंने क्या कि भाई हम विद्रोह करेंगे। ठीक है, विद्रोह का निर्णय लिया, विद्रोह करेंगे, विद्रोह का निर्णय लिया। अब विद्रोह का तो निर्णय ले लिया तो भाई इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो नेतृत्व करने के लिए आया सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू कान्हू ये नेतृत्व करने के लिए आए। लेकिन इनके अलावा, ठीक है, चांद और भैरव, ये 4 लोग जो थे वो इस संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, संथाल विद्रोह के
नेतृत्व करता थे। तो कई बार प्रश्न आया है कि इनमें से कौन संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता नहीं है, तो याद रखेंगे सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ये सभी संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये सिद्धू कान्हू जो थे वो स्वयं को गवर्नर नियुक्त, मतलब स्वयं को गवर्नर के रूप में प्रस्तुत किए। कौन गवर्नर के रूप में? सिद्धू कान्हू जो है स्वयं को, सिद्धू और कान्हू जो है वो स्वयं को गवर्नर के रूप में पेश किया, गवर्नर घोषित कर दिया, स्वयं को गवर्नर घोषित कर दिया। और स्वराज दिलाने का, मतलब अपना राज, स्वराज दिलाने का इन्होंने वादा किया। किससे वादा किया? संथालों से वादा किया कि हम आपको स्वराज दिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद यह भी वादा किया कि महाजनी प्रथा और जमींदारी प्रथा से इनको मुक्ति दिलाई जाएगी। ठीक है, जमींदारी प्रथा से इनको मुक्ति दिलाया जाएगा। ठीक है, मुक्ति दिलाया जाएगा। तो अब ये नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ जब विद्रोह हुआ, ठीक है, विद्रोह हुआ, सभी आपस में लड़े। और विद्रोह में क्या हुआ कि एक अंग्रेज जो थे, ठीक है, अंग्रेज कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर और कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट कौन थे? लेफ्टिनेंट थॉमस ने सिद्धू कान्हू के नेतृत्व को बलपूर्वक दबा दिया। ठीक है, बलपूर्वक दबा दिया। अब क्या हुआ कि नेतृत्व खत्म। अब जो नेतृत्व जैसे ही ये बलपूर्वक दबा दिया तो डेफिनेट रूप से क्या होगा, यहीं पे इनका जो भी उम्मीदें थी वो सभी खत्म हो गए। ठीक है, तो बलपूर्वक दबा दिया। अब क्या हुआ? संथाल विद्रोह खत्म हो गया, संथाल विद्रोह का दमन हो गया। ठीक है, दमन हो गया, संथाल विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन इसके कुछ परिणाम भी निकले। परिणाम क्या निकले यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछे हैं। तो परिणाम क्या निकला कि भागलपुर एवं सिंहभूम के कुछ क्षेत्र को काट करके, पहला परिणाम निकला कि भागलपुर, ठीक है, एवं सिंहभूम के क्षेत्र को काट करके एक अलग क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, क्षेत्र को काट कर एक अलग क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, एक अलग क्षेत्र बना जो संथाल बहुल था, अलग क्षेत्र बना जो संथाल बहुल था, जिसका नाम रखा गया संथाल परगना। क्या नाम रखा गया? परगना। ठीक है, संथाल परगना नाम रखा गया। मतलब ये संथाल परगना का जो क्षेत्र है, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हो जाता है 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर 1856। याद रखेंगे, 30 नवंबर 1856 को एक नया परगना बना जिसका नाम था संथाल परगना। और इस परगना के पहले डीएम, ठीक है, परगना के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको बनाया गया? पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया एशली, ठीक है, एशली एडेन को। किसको बनाया गया? एशली एडेन को पहले इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने संथाल परगना के। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। ठीक है, अब जो ये दूसरा परिणाम निकला वो निकला संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, टेनेंसी एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक है, अब तीसरा इसका परिणाम लिखा कि संथालों के जो ग्राम प्रधान होते थे उसको मान्यता दे दिया गया। ठीक है, संथालों के ग्राम प्रधान को मान्यता मिल गया। ठीक है, चौथा इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि 1856 में, ठीक है, 1856 में 37वें अधिनियम के अंतर्गत, 1856 में 37वें अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत जो है वो क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है वो जिला घोषित किया गया। ठीक है, और यहाँ पे सामान्य कानून लागू किए गए। यहाँ पे
संथाल परगना को सामान्य कानून लागू किए गए। संथाल परगना में सामान्य कानून लागू किया गया। इस प्रकार से जो नियम मतलब यहाँ पे जो विद्रोह हुआ उसके अच्छे परिणाम भी हुए, लेकिन काफी संख्या में संथाल मारे गए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में जानेंगे। बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में जानेंगे, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, इससे कई बार प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो अगर बिरसा मुंडा विद्रोह के काल की बात कर ले तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच ये हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है कि ये विद्रोह जो था वो जनजातियों का सबसे संगठित विद्रोह था। ठीक है, संगठित विद्रोह था, याद रखेंगे, सबसे संगठित विद्रोह था, ये जनजातियों का सबसे संगठित विद्रोह था। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? छोटा नागपुर का। आज भी देखेंगे कि मुंडा को बिरसा भगवान के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और जिस दिन ये बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उसी दिन अब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। हम लोग देखेंगे कि कब ये जनजातीय गौरव दिवस मनता है। अब हम लोग कारण को जान लेते हैं। ठीक है, क्या कारण था कि मुंडा विद्रोह हुए? तो मुंडा विद्रोह होने के कारण जो था वो जनजातियों में एक सामूहिक खेती की प्रथा थी। ठीक है, सामूहिक खेती, जिसको ये लोग क्या कहते थे? खुटकट्टी व्यवस्था कहते थे। ठीक है, खुटकट्टी व्यवस्था। तो जैसे ही यहाँ एक 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ लोग जीवन जो था वो लोगों का जीवन काफी शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने नई व्यवस्था लागू की। ठीक है, नई भूमि व्यवस्था लागू की, और इसमें नई भूमि व्यवस्था में क्या किया कि खुटकट्टी व्यवस्था जो था, खुटकट्टी व्यवस्था को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जब खुटकट्टी व्यवस्था समाप्त हो गया तो डेफिनेट रूप से इनका जो अपना खेती करने की व्यवस्था थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई, अलग हो गई, और निजी भू स्वामित्व पर आधारित व्यवस्था लागू कर दिया गया। ठीक है, निजी भू स्वामित्व व्यवस्था लागू हो गया। यहाँ चूंकि सामूहिक थी, अब यहाँ निजी भू स्वामित्व व्यवस्था लागू हो गया। अब क्या हुआ कि जब इनके जमीन छीन लिए गए, इनके जो भूमि जो है वो छीन लिए गए, तो डेफिनेट रूप से जब जमीन छीन लीजिएगा किसी का तो क्या होगा? विद्रोह होगा। तो विद्रोह हो गया। ठीक है, अब विद्रोह हो गया तो भाई विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा? तो विद्रोह का नेतृत्व तो करने के लिए बिरसा मुंडा आए सामने। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक ये तो भूमि व्यवस्था थी, इसके साथ साथ दूसरा कारण भी था, और दूसरा कारण था ईसाई। ठीक है, ईसाई मिशनरियों का काम, ईसाई मिशनरी जो थे, मिशनरियों का प्रचार प्रसार। अब ये क्या था कि लोगों को ईसाई बना रहे थे ये। ठीक है, ईसाई बना रहे थे, जनजातियों को ईसाई बना रहे थे। तो बनाने का काम जब कर रहे थे ये, तो डेफिनेट रूप से लोग का धर्म व्यवस्था पर चोट कीजिएगा तो विद्रोह होगा ही। तो क्या हुआ? तो विद्रोह हुआ। नेतृत्व किसने संभाला? बिरसा मुंडा ने। तो चलिए, बिरसा मुंडा जब नेतृत्व संभाल रहे हैं तो बिरसा मुंडा के बारे में भी जान लेते हैं। एक्चुअली क्या है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। और इसी 15 नवंबर को याद रखेंगे, इसी 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। याद रखेंगे, जनजातीय गौरव दिवस इसी 15 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1874 को। और ये जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा किसने की है? भारत सरकार ने किया। ठीक है, भारत सरकार ने किया है। और इनका जो समाधि है, कहाँ है? इनका समाधि है रांची में। कहाँ है? रांची में इनकी समाधि है, रांची के अलीहातू गांव में इनका समाधि है। ठीक है, अपनी बौद्धिक, ये जो थे वो एक तरह से पहले ईसाई थे, लेकिन बाद में ये फिर हिंदू धर्म में आ गए हैं। तो अपनी औषधीय, ठीक है,
अपनी औषधीय एवं चिकित्सीय शक्तियों के कारण ये काफी प्रचलित हुए, ये कारण जो है ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, चिकित्सीय कारण प्रसिद्ध हुए और नेतृत्व संभालने का मौका मिला। आरंभिक जीवन में, मतलब प्रारंभ में, ये आरंभिक जीवन में ये भी ईसाई थे। क्या थे? ईसाई थे। लेकिन बाद में ये वैष्णव धर्म को अपना लिया। बाद में ये वैष्णव धर्म अपना लिए। अब क्या था कि ये औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करने लगे। औपनिवेशिक नीतियों का विरोध। अब विरोध क्यों किया? औपनिवेशिक नीतियों का ये विरोध क्यों किया? तो डेफिनेट रूप से आपको हमने पहले ही समझा दिया कि दो कारण थे औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करने का। एक, उनका खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, और दूसरा ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार। अब इसमें इन्होंने कहा, मुंडा ने क्या निर्णय लिया? मुंडा ने निर्णय लिया कि भाई दिकुओं को इस क्षेत्र से मुक्ति, दिकुओं को भगाना है। ठीक है, दिकुओं से मुक्ति। दिकुओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? अर्थात बाहरी लोगों को भगाना है। ठीक है, बाहरी लोगों से मुक्ति, लोगों से मुक्ति। अब यहां बाहरी लोग कौन है? तो वो है अंग्रेज। ठीक है, बाहरी लोग कौन है? अंग्रेज है। तब क्या किए इन्होंने कि 1899 में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर, क्रिसमस के पूर्व संध्या पर, ठीक है, क्रिसमस के पूर्व संध्या पर इन्होंने मुंडा जाति के शासन को स्थापित करने का निर्णय लिया। ठीक है, मुंडा जाति का शासन, मुंडा जाति का शासन स्थापित करेंगे। ठीक है, इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इनको करना पड़ेगा कि अंग्रेजों, ठीक है, जमींदारों, राजाओं, वहां के जो लोकल राजा थे, ठीक है, के साथ इन्होंने विद्रोह का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों, राजाओं के साथ विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह में 6,000, ठीक है, 6,000 मुंडा जनजाति शामिल हो गए थे। और ये मुंडा जनजाति तलवार, ठीक है, कुल्हाड़ी, तीर, ठीक है, तीर, लाठी इत्यादि लेकर के इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब विद्रोह तो हो गए। विद्रोह होने के कारण क्या हुआ कि अंग्रेज इसको बलपूर्वक दबा दिए। ठीक है, तो ब्रिटिश के द्वारा जो है वो, ब्रिटिशर्सों के द्वारा ब्रिटिश ने बलपूर्वक दबा दिया। अब ब्रिटिश क्या किए ये भी देख लेते हैं थोड़ा। तो क्या हुआ कि जनवरी में, ठीक है, जनवरी 1900 में बिरसा मुंडा को, ठीक है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर, बिरसा मुंडा को पराजित कर दिया गया। ठीक है, कहां पे? सैरलर केब पहाड़ी पर। ठीक है, याद रखेंगे, सैरल केब पहाड़ी पर अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गई है, अंग्रेजों द्वारा पराजित। अब अंग्रेज इनको पराजित कर दिया तो क्या हुआ कि यहां से तो ये भाग निकले, लेकिन 3 जनवरी को, सॉरी 3 जनवरी नहीं, 3 फरवरी को, याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके 64वीं यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1900 को, ठीक है, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, सोते हुए, जब ये नींद में थे, सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तार कहां से किया गया? तो याद रखेंगे, चक्रधरपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया सोते हुए। ठीक है,
चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिया, इनको रांची जेल में शिफ्ट किया गया। ठीक है, रांची जेल में इनको बंद कर दिया गया। यहीं पे 9 जून को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किससे? हैजा से। ठीक है, हैजा से इनकी मृत्यु हो गई। और यहीं पे आप देखेंगे कि रांची के निकट ही, ठीक है, रांची के निकट ही कोकर, रांची में याद रखेंगे, रांची में कोकर के निकट एक क्षेत्र है, रांची में कोकर एक क्षेत्र है, कोकर के निकट याद रखेंगे कि कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास बिरसा की समाधि बनाई गई। ठीक है, बिरसा की समाधि बनाई गई। अब मुंडा विद्रोह जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब मुंडा विद्रोह तो खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि संथाल विद्रोह का परिणाम निकला है, तो डेफिनेट रूप से मुंडा विद्रोह का भी कुछ परिणाम निकला होगा। तो मुंडा विद्रोह का क्या परिणाम निकला, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। तो परिणाम की बात करें तो सबसे पहला परिणाम यह निकला कि 1903 में ये जो खुटकट्टी व्यवस्था थी, ठीक है, खुटकट्टी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया, व्यवस्था फिर से लागू हो गई। ठीक है, दूसरा परिणाम यह हो गया कि 1908 में छोटानागपुर को, ठीक है, छोटानागपुर कश्तकारी कानून लागू करके वहां जो है वो कानून लागू करके वहां के जो अधिनियम पारित किया गया और वहां के लोकल को जो ये कर व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तीसरा जो था इनका कि प्रभाव क्षेत्रीय, इसका प्रभाव जो है प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही रहा। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रभाव जो है क्षेत्रीय स्तर पर था। ठीक है, इस प्रकार से ये परिणाम निकले। इस प्रकार से आप देखिए कि बिरसा के बारे में थोड़ा सा और आप लोग पढ़ सकते हैं कि बिरसा मुंडा जो थे, ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे वो एक ईश्वरवादी थे। बिरसा मुंडा जो थे वो एक ईश्वरवादी थे, एक देवता को मानते थे। ठीक है, एक ईश्वरवादी थे। और 1895 में, ठीक है, ये दावा करते हैं कि हमें परमेश्वर का दर्शन हुआ। ठीक है, परमेश्वर का दर्शन हुआ। कौन? बिरसा मुंडा दावा करते थे और स्वयं को पैगंबर कहते थे। ठीक है, पैगंबर कहते थे। इस प्रकार से आप बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह दोनों के बारे में अच्छी तरह से, मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।